हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS डिकोड सिलेबस क्रैक एग्जाम। आज हम यूपीपीसीएस और बीपीएससी के एग्जाम के लिए घटना चक्र के बेस पर स्टोन एज को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप फैक्चुअल क्लैरिटी के साथ कंसेप्चुअल डेप्थ भी गेन कर सको। आज हम शुरू करते हैं एक बेसिक टॉपिक से। हिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट फेजेस कौन कौन से? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। ये तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ये हम अभी देखेंगे। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी से क्लियर होता है कि ह्यूमन जर्नी कैसे इवॉल्व हुई। सबसे पहले आता है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये वो समय है जहाँ हमें कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, मतलब सोसाइटी के बारे में बस हमें टूल्स, पोट्री, केव पेंटिंग्स और बोन्स मिलते हैं, लिखा हुआ हमें इसमें कुछ भी नहीं मिलता। फिर आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ हमें स्क्रिप्ट के पीसेस मिलते हैं, मतलब राइटिंग का एविडेंस है लेकिन अभी तक वो स्क्रिप्ट समझ में नहीं आई, मतलब लिखा तो गया है पर हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए इसे प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक के बीच का फेज माना गया है। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिक पीरियड की। यहाँ से हमें प्रॉपर रिटन डिस्क्रिप्शन मिलना स्टार्ट होता है, जैसे टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस और डॉक्यूमेंट्स, जिससे हमें किंग्स, इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में क्लियरली पता चलता है। स्टोन एज जिसमें ह्यूमंस ने सिर्फ स्टोन टूल्स बनाए, वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन और कॉपर एज कल्चर ये आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, क्योंकि इनके पास स्क्रिप्ट थी पर वो डिसाइफर नहीं हो पाई। इंडिया में हिस्टोरिक पीरियड शुरू होता है 6th सेंचुरी BC से, जब हमें बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। इंडिया में स्टोन एज सिविलाइजेशन का रिसर्च शुरू होता है 1863 से। आर्कोलॉजिस्ट ने इस स्टडी को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, विच इज़ पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। और इसका बेस था टूल्स का डेवलपमेंट, यानी कि टूल्स के डेवलपमेंट के हिसाब से इन्होंने इस पीरियड्स को डिवाइड किया। अगर हम पेलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो ये खुद 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विच इज़ लोअर पेलियोलिथिक पीरियड, जहाँ बड़े टूल्स बने जैसे कि हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। फिर आता है हमारा मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड, जहाँ पे टूल्स छोटे और स्पेसिफिक हो गए, जैसे कि पॉइंट्स, बोरर्स एंड स्क्रेपर्स। एंड नेक्स्ट आता है हमारा अपर पेलियोलिथिक पीरियड, जहाँ और एडवांस टूल्स आए, जैसे कि बरन्स, जो कि कटिंग और एनग्रेविंग के काम आते हैं। सबसे पहले जो चॉपर टूल्स मिले वो पंजाब की हमें सोहन वैली में मिले, जो अभी पाकिस्तान में है। इसी वजह से इसे सोहन कल्चर भी बुलाया जाता है। इंडिया में सबसे पहले हैंड एक्स टूल्स हमें तमिलनाडु, चेन्नई के पास मिले। कहाँ पर? पल्लावरम में और अत्रियम पक्कम में। ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। यहीं से क्लीवर्स और स्क्रेपर्स जैसे टूल्स भी डिस्कवर हुए। यहाँ पर आपको एक नाम और याद रखना है, विच इज़ रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नाम है, PYQ में कई बार पूछा गया है। ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट थे और इन्हें फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ प्री हिस्ट्री, इंडियन प्री हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडिया में सबसे पहले स्टोन एज टूल्स डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट आता है हमारा 1935 में येल कैम्ब्रिज टीम ने डॉक्टर डी टेरा के लीडरशिप में सोहन वैली में इम्पॉर्टेंट रिसर्च किया, जो प्री हिस्टोरिक स्टडीज़ के लिए एक माइलस्टोन माना गया। यहाँ पर भी एक नाम आया, क्या? डी टेरा, लेकिन रॉबर्ट ब्रूस फुट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम बेलन वैली की तरफ। तो उत्तर प्रदेश के बेलन वैली में GR शर्मा, कौन? GR शर्मा, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं। इन्होंने रिसर्च की और यहाँ पर 44 आर्कोलॉजिकल साइट्स पाई, डिस्कवर किए, जो मेनली लोअर पेलियोलिथिक से रिलेटेड हैं। सिर्फ टूल्स ही नहीं बल्कि एक बोन से बनी मदर गॉडेस का इन्हें स्टैचू भी मिला। क्या? बोन मेड मदर गॉडेस ऑफ दिस एज हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ पे मिला? लोहानंदा नाला रीजन ऑफ बेलन वैली से। सो अब वो कहाँ पर है? अब वो कौशाम्बी म्यूजियम में काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व्ड है। ये बताता है कि उस समय फर्टिलिटी और गॉडेस वर्शिप का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था। नेक्स्ट, पेलियोलिथिक लोगों की लाइफ कम्प्लीटली नेचुरल होती थी, मतलब वो अपने एनवायरनमेंट पे पूरी तरह डिपेंडेंट थे। उनकी मेन एक्टिविटी क्या थी? हंटिंग थी, मतलब एनिमल्स का शिकार करके अपना पेट भरना। उनको फायर का नॉलेज नहीं था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे वर अनफेमिलियर विथ फायर, तो उन्हें फायर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, इसलिए वो मीट को डायरेक्टली रॉ ही खाते थे और ना ही फार्मिंग आती थी और ना ही एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कोई खेती बाड़ी, पशुपालन या कुकिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं था। अब बात करते हैं मेसोलिथिक पीरियड की। मेसोलिथिक पीरियड में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अभी हम वो देखेंगे। सो इसके बारे में हमें सबसे पहले पता चला 1867 में, किसके थ्रू? ACL कार्लेल ने इसको डिस्कवर किया था।
विंध्यन रीजन में रॉक पेंटिंग्स डिस्कवर किए। ये डिस्कवरी एकदम टर्निंग पॉइंट थी क्योंकि इसी से हमें मीजोलिथिक कल्चर का एविडेंस देखने को मिलता है। एस्केवेशन से हमें ये भी पता चलता है कि मीजोलिथिक पीरियड में सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमें देखने को मिला। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ शुरू हुआ? मीजोलिथिक पीरियड में। मतलब इंसान ने एनिमल्स को अपने यूज़ के लिए पालना शुरू किया। इंडिया में सबसे अर्ली एविडेंस देखने को मिलते हैं हमें आदमगढ़, जो कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है, और बागौर, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है, यहाँ से मिला। इसी पीरियड में हमें बोन और हॉर्न से बने बहुत सारे टूल्स भी मिले। यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक मीजोलिथिक साइट है महादहा, जहाँ से ऐसे टूल्स काफ़ी लार्ज क्वांटिटीज़ में हमें देखने को मिलते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने अपनी बुक पुरातत्व विमर्श में एक इम्पॉर्टेंट जो इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स बनी, इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मीजोलिथिक साइट्स जैसे कि सराय नेहर राय, दमदमा और महादहा से बोन्स के बने पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स और ऑर्नामेंट्स भी मिले। दमदमा साइट की अगर हम बात करें तो दमदमा साइट भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। यहाँ एक और बड़ी डिस्कवरी हुई विच इज़ 41 ह्यूमन ग्रेव्स यहाँ पर मिले। उनमें से जो 5 थे वो डबल बरियल थे, एक ट्रिपल बरियल था। एक ग्रेव में 3 स्केलेटन्स साथ में मिले और सराय नहर से एक ग्रेव में तो 4 स्केलेटन्स एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ से? सराय नहर से। ठीक है, तो ये एविडेंस हमें क्या बताता है? ये एविडेंस बताता है कि उस समय लोग बरियल प्रैक्टिसेस फॉलो किया करते थे। तो अगर क्वेश्चन आए कि इस टाइम पे बरियल प्रैक्टिसेस होती थी, तो आपको कहना है हाँ होती थी। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म याद रखिए, वो टर्म क्या है? मेगालिथ्स। अब मेगालिथ क्या होता है? मेगालिथ का मतलब होता है कि बड़े बड़े स्टोन से बनाए गए बरियल्स, यानी कि ये भी बरियल से ही रिलेटेड है, जो यूजुअली हैबिटेशन एरिया से दूर होते थे। इनका यूज़ मेनली बरियल्स या पोस्ट बरियल रिचुअल्स के लिए होता था, मतलब डेड बॉडी को याद करने के लिए या मेमोरियल के लिए। इनके अलग अलग टाइप्स होते थे। क्या क्या टाइप होते थे? जैसे कि चैम्बर टूम, डॉलमेंस, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्कल जिसे हम क्रोमलेट या पिट सर्कल्स एक्सेट्रा। अब अगर हम डॉक्टर जे एन पांडे की बात करें तो डॉक्टर जे एन पांडे ने अपने पुरातत्व विमर्श के अकॉर्डिंग विंध्यन रीजन के लिखाहिया रॉक शेल्टर के बारे में बात की है। सो ये लिखाइया रॉक शेल्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लिखाइया रॉक शेल्टर 1 से हमें 17 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले। इनमें से कुछ प्रिस्टाइन कंडीशन में थे। प्रिस्टाइन मतलब अच्छे कंडीशन में थे, और कुछ वाप यानी कि बेकार कंडीशन में थे। जॉन आर लुकास, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑर्गियन यानी कि यूएसए से बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं कि लिखाइया से टोटल 27 स्केलेटन्स मिले। मतलब डिफरेंट एक्सकेवेशंस में अलग अलग काउंट हमें सामने आते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही फेमस साइट पे विच इज़ भिमबेटका, जो ऑलमोस्ट हर साल एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। यूनेस्को ने भिमबेटका रॉक आर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा है। तो कहाँ है ये? रायसेन डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। यहाँ की पेंटिंग्स में एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, सांबर, डियर एक्सेट्रा ये सब देखने को मिलते हैं। मतलब एक तरह से ये हमारे एंसेस्टर्स की लाइफ और एनवायरनमेंट का लाइव स्नैपशॉट हमें दिखाता है। तो बच्चों, मीजोलिथिक पीरियड हमें एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन दिखाता है। क्या? इंसान हंटिंग के अलावा डोमेस्टिकेशन शुरू करता है, टूल्स और ऑर्नामेंट्स बनाता है, बरियल प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, और साइट्स जैसे कि भिमबेटका और लिखाया हमें एक क्लियर पिक्चर देते हैं कि उस ज़माने में ह्यूमन लाइफ कैसी थी। ये टॉपिक एग्जाम के लिए हाई वेटेज रखता है, इसलिए हर साइट का नाम और डिस्कवरी आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं ग्रेन्स की। तो सबसे पहली बार हमें ग्रेन्स यानी कि अनाज, ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज, इसी एज में प्रोड्यूस किया गया। मतलब लोगों को एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट यहीं पहले इंट्रोड्यूस हुआ। इससे पहले हंटिंग और गैदरिंग ही लाइफ का मेन बेस था, पर अब खेती शुरू हो गई थी। इसका क्लियर एविडेंस हमें मिला कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कोलदीवा में और पाकिस्तान बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में। ये 2 हमें न्यूलिथिक साइट्स देखने को यहाँ पर मिली है। यहाँ से हमें राइस और वीट के प्रूफ मिले। मतलब ये वही जगह है जहाँ पहला राइस और वीट उगाया गया था। आज के मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी में जो 8 मेन ग्रेन्स खाए जाते हैं, जो हैं बार्ले, वीट, मेज, मिलेट, शोरगम, मस्टर्ड, ओट्स एंड राइस। ये जो हमारे 8 ग्रेन्स हमें देखने को मिले हैं, उनकी शुरुआत भी इसी प्रोसेस से हुई। पहले ये क्रॉप्स वाइल्ड फॉर्म में वीट की तरह ग्रो करते थे, और धीरे धीरे ह्यूमंस ने इनको इंटेंशनली सीड के रूप में ग्रो करना शुरू कर दिया, डिफरेंट जगह डिफरेंट समय पे। अब लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहला जो एग्रीकल्चर का एविडेंस है वो हमें देखने को मिलता है लहुरा देवा साइट पे। कहाँ पे? लहुरा देवा साइट में, जो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है।
यहाँ राइस कल्टीवेशन और ह्यूमन एक्टिविटी के प्रूफ मिलते हैं, जो डेट है 9000 से 7000 BC के बीच में। 9000 to 7000 BC मतलब वर्ल्ड के सबसे अर्ली एविडेंस कल्टीवेशन साइट्स में से एक। इस रिसर्च के पहले वीट का जो अर्लीस्ट एविडेंस था वो मेहरगढ़ से देखने को मिलता था, जो कि बेलन रिवर वैली के पास है। तो यहाँ पे जो साइट आती है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से मिला तो यहाँ पे दूसरा रिवर आया, तो बेलन रिवर आया, जो कि प्रयागराज में है। तो आपको साइट और रिवर पूछ सकता है कि मेहरगढ़ साइट के पास कौन सी रिवर है। तो यहाँ से हमें राइस ब्रांड, तो ब्रांड क्या होता है? ब्रांड का मतलब होता है जो छिलका होता है, राइस का छिलका होता है, वो मिला था हमें अराउंड 6500 BC के आसपास। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें स्टोन एज से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के कल्चरल रिमेन्स मिले। मतलब ये कॉन्टिन्यूस कल्चरल डेवलपमेंट का प्रूफ है। तो आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी साइट है जिसमें आपने कॉन्टिन्यूस कल्चरल डेवलपमेंट का प्रूफ देखा, तो वो कौन सी साइट होगी? वो होगी हमारी मेहरगढ़। अब आते हैं कुछ स्पेशल नियोलिथिक साइट्स पे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है हमें बुर्ज़ाहोम। बुर्ज़ाहोम कहाँ पे आता है? कश्मीर वैली में आता है। ये एक प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट है। यहाँ की सबसे यूनिक डिस्कवरी थी ह्यूमन और एनिमल स्केलेटन्स पे, जिन पे ट्री पैनिंग मार्क्स मिले। तो अब ये ट्री पैनिंग होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो क्या मिला हमें? ट्री पैनिंग मिला। तो ट्री पैनिंग का मतलब होता है कि जो स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है, उसमें जानबूझकर होल करना, शायद मेडिकल ट्रीटमेंट या रिचुअल के लिए। यहाँ ग्रेव्स में डॉग्स और एंटलर्ड बोन, डियर के बोन्स भी हमें ह्यूमन स्केलेटन्स के साथ देखने को मिले। किस किस के? डॉग्स के और एंटलर्ड डियर के साथ में देखने को मिले। कुछ खास बात ये थी कि जो कुछ स्केलेटन्स थे वो बरियल पिट में हमें सिटिंग पोजीशन में, यानी कि सिटिंग पोजीशन में रखा गया था उसे। तो इस साइट का जो पहला एक्सकेवेशन था वो 1935 में हुआ था हेलमेट डी टेरा और डॉक्टर थॉमस पीटरसन के लीडरशिप के अंडर। अब बात करते हैं हम जॉर्वे कल्चर के बारे में। जॉर्वे कल्चर भी PYQ में कई बार पूछा गया है। यहाँ के लोग बड़े बड़े रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते थे। तो यहाँ पे कैसे थे? रेक्टेंगुलर हाउसेज थे। उसके अलावा वॉटल एंड ड्वार्फ वॉल्स और थैच्ड रूफ थी। तो जिसमें जो वॉल्स थी वो वॉटल और ड्वार्फ टेक्निक से बनाई जाती थी, मतलब बैम्बू या फिर वुडन फ्रेमवर्क से, और मिट्टी का प्लास्टर किया जाता था उनके ऊपर। ये लोग स्ट्रांगली लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव किया करते थे, इसलिए डेड बॉडीज़ को घर के अंदर ही फ्लोर के नीचे बरी किया करते थे। लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बिलीव करते थे। तो जो लोगों को दफनाया जाता था वो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर किया जाता था। अब अगर हम बच्चों की बात करें तो जो चिल्ड्रंस हैं उनको स्पेशली 2 अर्न्स में, 2 अर्न्स में, अर्न्स मतलब मिट्टी के बर्तन में दफनाया जाता था। उनको डालकर माउथ टू माउथ जॉइन करके पिट में हॉरिजॉन्टली रखा जाता था। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स को सुपाइन पोजीशन में रखा जाता था, मतलब सीधा लिटाकर। हेड उनका नॉर्थ की तरफ बरी किया जाता था। और ये साइट्स हमें मेनली देखने को मिली है दैमाबाद, इमामगांव, चंदौली, नेवासा वगैरह में। एक और अमेजिंग डिस्कवरी हुई यहाँ पे कर्नाटका के संगाना कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जो कि संगाना कुल्लू साइट, जो कि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। ये जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूलिथिक साइट से हैं या ये किस स्टेट में है। तो वो आपसे मैच द फॉलोइंग में इसके क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे ऐश माउंट्स देखने को मिले थे। ये ऐश माउंट्स असल में बर्न्ट रेलिक्स थे सीजनल कैंप्स के, जो न्यूलिथिक हर्ट्समैन यानी कि पशुपालक जो लोग बनाते थे उनके थे। ऐसे ही ऐश माउंट्स हमें 2 जगह और देखने को मिले, विच इज़ पिकली हल और उतनूर। फाइनली एक और गेम चेंजर याद रखिए, वो है फायर। क्या है फायर? तो फायर का यूज़ पहली बार सिस्टमैटिकली हमें नियोलिथिक पीरियड में देखने को मिला। कई बार वो क्वेश्चन पूछता है कि फायर का यूज़ पहली बार कहाँ देखने को मिला है, तो वो हमें नियोलिथिक देखने को मिला है। तो मतलब इंसान ने कुकिंग, प्रोटेक्शन और रिचुअल्स के लिए फायर को कॉन्शियसली यूज़ करना यहीं से शुरू किया था। सबसे पहला मेटल जो ह्यूमंस ने यूज़ किया वो था हमारा कॉपर, और इसी वजह से इस एज का नाम पड़ा चालकोलिथिक एज। मतलब उस समय जब लोग स्टोन टूल्स के साथ साथ कॉपर के टूल्स भी यूज़ करने लगे थे। अब बात करते हैं इंडिया के चालकोलिथिक सेटलमेंट्स के। ये मेन है साउथ ईस्ट राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र और साउथ ईस्ट इंडिया। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है विच इज़ नवदा टोली। तो आपको पता होना चाहिए नवदा टोली कौन से स्टेट में है। ये है मध्य प्रदेश में, खरगोना डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट आपसे नहीं पूछेगा, स्टेट आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ से रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स मिले हैं, मतलब लोगों ने घरों के प्रूफ दिए हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ हमें राउंड और रेक्टेंगुलर दोनों तरह के घर देखने को मिले हैं। राउंड हाउसेस का जो साइज़ है वो 3 मीटर है डायामीटर में, और जो रेक्टेंगुलर है वो 2 मीटर इंटू 2.2 मीटर के अराउंड है। अब इन घरों की कंस्ट्रक्शन कैसे होती थी? सो रूफ बनाए जाते थे हे, ट्री ब्रांचेस और लीव्स से। इन 3 चीज़ों से उनकी रूफ्स बना करती थी, और जिसे सपोर्ट किया जाता था वुडन
पोस्ट से, जो कि 22 सेंटीमीटर के डायमीटर के होते थे और जो हट्स हैं उनके अराउंड इक्वल डिस्टेंस पर लगाए जाते थे। उनके बीच का जो ओपन स्पेस होता था उसे कवर करने के लिए मड प्लास्टर्ड बैम्बू स्क्रीन्स का यूज़ किया जाता था। मड प्लास्टर्ड बैम्बू स्क्रीन्स का फ्लोर जो होती थी उनको हम सिल्ट क्ले से यूज़ करते थे और रिवर ग्रेवल इसमें हम उसको यूज़ किया करते थे। कैसे? इक्वल डिस्टेंस पे। सो फ्लोर्स हमने स्लिट से किया, रिवर ग्रेवल से हमने इसे बनाया और सरफेस को हमने लाइम से कोट कर दिया, कोटेड विद लाइम। तो एक तरह का ये प्रिमिटिव फ्लोरिंग बन गया। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हट्स के अंदर हमें 1 और 2 माउथ चूल्हास मिले, जो हमारे गांव वगैरह में होते थे। 1 और 2 माउथ चूल्हास मिले। साथ ही हमें कुछ स्टोरेज जार्स और अर्दन वेसल्स भी देखने को मिले। मतलब प्रॉपर कुकिंग और स्टोरेज सिस्टम यहाँ पर था। अब हम बात करते हैं ओकर कलर्ड पॉटरी की, जिसे हम OCP भी बुलाते हैं, जिसे आर्कोलॉजिस्ट OCP बोलते हैं। जैसे नाम बताता है कि इसका सबसे बड़ा फीचर है इसका ओकर कलर, यानी कि रेड ऑरेंज शेड। ये पॉटरी पोरस होती है। कैसी होती है? पोरस होती है, आपको ये याद रखना है। और इसके जो एजेस होते हैं वो हमेशा ही वॉर्न आउट होते हैं। वॉर्न आउट का मतलब क्या होता है? वॉर्न आउट का मतलब होता है कि घिसे हुए लगते हैं। तो OCP का जो सबसे ज़्यादा एविडेंस हमें मिला है वो मिला है हमें अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर से। अब हम एक नेक्स्ट बात करते हैं एक छोटे से डिटोर की, विच इज़ आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी की दुनिया के बारे में हम बात करते हैं तो भारत में जो कल्चरल हेरिटेज और आर्कोलॉजिकल रिसर्च होती है उसका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। 1871 में आर्कोलॉजिकल सर्वे को एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था और उसका पहला डायरेक्टर जनरल बना था अलेक्जेंडर कनिंघम। 1901 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इसे सेंट्रलाइज किया गया और 1902 में इसको जॉन मार्शल डायरेक्टरेट जनरल बन गए। 1902 में इसके डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल बने। 71 में अलेक्जेंडर कनिंघम थे और 1909 में लॉर्ड कर्जन का टेन्योर चल रहा था। सो ये वही लोग थे जिन्होंने सिस्टमैटिकली इंडिया के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और साइट्स का डॉक्यूमेंटेशन किया था। अब लास्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, इंडिया का नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड, जिसे हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी कहते हैं, ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे लोकेटेड है? भोपाल मध्य प्रदेश में। ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। और यहाँ आपको इंडियन ह्यूमन इवोल्यूशन और कल्चरल डाइवर्सिटी के एग्जिबिट्स मिलेंगे। तो बच्चों ये था स्टोन एज, एक ऐसा युग जिसमें इंसान ने अपने सर्वाइवल से सिविलाइजेशन की तरफ पहला कदम उठाया। ऐसे ही टॉपिक्स को हम और डीपली डिकोड करेंगे इसी चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप डिकोडिंग, स्टडी हार्ड।